Hello everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome to back on Biotrainers Online. In this lecture, we will discuss about some important topic regarding to the molecular biology. Molecular biology में जो important topic है वो हम discuss करेंगे इस lecture, इस session में बहुत नहीं है मोलिकुलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एक कहानी अपने आप में, जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं कि जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है पढ़ने में, जैसे कि आपको सबको पता है कि नहीं। डीएनए जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे को पानी पिलाते थे कि नहीं, और ये समझना भी उतना आसान नहीं है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लास्ट टाइम से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल में हमने लास्ट एक सेशन दिया था, वो था फ्रेंडिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हुआ था 1928 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो आज हम डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एक लाइक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान आज हम डिस्कस करने वाले। यही समझते पहले कि क्या बातें चल रही थी उस टाइम में, है कि नहीं। जैसे कि देखो, हम शुरू से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बार बार क्या कर रहे हैं, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं। बार बार हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं। यदि आपको मैं कुछ जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी जो बेहतरीन है वो रिकॉल करेंगे हम, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने बोला था हेरिडिटी। व्हाट इज द हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे उसको हमने हेरिडिटी बोला था, है कि नहीं। हेरिडिटी को ही हमने इनहेरिटेंस बोला था। इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी एक ही होता है। जो डेफिनेशन हेरिडिटी की होगी वही इनहेरिटेंस की होगी। क्लियर है कि नहीं। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही होते हैं, मतलब इनहेरिटेंस या हेरिडिटी एक ही। इसकी डेफिनेशन इसको कैसे डिफाइन करोगे फिर? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसी को हम इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों को कहते हैं कि नहीं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कर रहा था वेरिएशन द डिफरेंस इन बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन, है कि नहीं। उसके बाद था सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जेनेटिक्स, है कि नहीं। उसके बाद था जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। एक ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हमने जेनेटिक्स बोल दिया था, ठीक। उसके बाद एक कंसेप्ट आया था फैक्टर नाम का। फैक्टर देने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने टर्म दिया था फैक्टर, है कि एग्जैक्टली ग्रेगर जॉन मेंडल को पता नहीं था कि हु इज द एग्जैक्टली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है कि नहीं। उसको भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि कौन है जो कैरेक्टर ट्रांसफर करवा रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसने क्या नाम दिया था, फैक्टर, है कि नहीं। उसने फैक्टर नाम दिया था, मतलब कोई तो ऐसा है ना, है कि नहीं। और फैक्टर को उसने किस तरीके से डिफाइन किया था, समथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज फैक्टर। ऐसा कोई तो है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करवा रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसको उसने फैक्टर नाम दिया था, बोल, है कि नहीं। उसके बाद था फैक्टर। तो यही कहानी हम पढ़ रहे हैं कि भाई कौन है वो, है कि नहीं। मेंडल भी बोल रहा है कि भाई क्या है, मेंडल भी बोल रहा है कि कोई तो ऐसा है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करवा रहा है। कौन है, वही देख रहे हैं। इसीलिए हमने डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल का नाम का कंसेप्ट आपके सामने लेके आए थे, वन बाय वन डीएनए कंपोजिशन, डीएनए रेप्लिकेशन सारे हो जाने के बाद, है कि नहीं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल अपने आप में बहुत बड़ी कहानी। रट्टा नहीं मारेंगे हम, हर एक कंसेप्ट लाइक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान पढ़ते जाएंगे। और जब ब्यूटीफुल स्टोरी के समान पढ़ोगे तो लॉन्ग टाइम मेमोराइज रहेगी आपके माइंड में, है कि नहीं। रट्टा मारोगे तो 2 या 3 दिन में भूल जाओगे, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं। और एक बार दिल से समझ लिया ना, हम लॉन्ग टाइम याद रखते हैं। जैसे कि मूवी देखते हैं, हम भूलते हैं क्या? नहीं। आज भी हमें पता है कि बाहुबली में, ठीक है नहीं, बाहुबली में क्या क्या किरदार कटप्पा ने क्यों मारा था, सारी चीजें हम भूलते नहीं ना, है कि नहीं। सारे सीन हमें पता है आज भी, है कि नहीं। तमन्ना भाटिया वगैरह, है कि नहीं, प्रभास, सारे सीन हमें पता है कि नहीं। तो हम फील करेंगे बायोलॉजी को, फील करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। हमें रट्टा नहीं मारना है, सबसे पहले बात बोल दी, है कि नहीं। तो देखो, डीएनए एक्ट जेनेटिक मटेरियल की एक कहानी चल रही थी, हमें किसी को पता नहीं था। और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बायोग्राफी आपको पता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 1822
1822 और 1884 में देहांत, यहाँ पर जन्म और यहाँ पर देहांत, है कि नहीं। इन बिटवीन 1856 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। 1856 टू लेकर 1863 ऐसे 7 साल का इनका 7 साल का एक्सपेरिमेंट था। 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और 7 हमें कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर दिया। लेकिन इस 7 साल का एक्सपेरिमेंट था। ये इनकी बायोग्राफी इन शॉर्ट में, है कि नहीं। मतलब बात चल रही 1865 या फिर 1884, यहाँ तक मेंडल जिंदा थे। 1884 तक जिंदा थे और उन्होंने फैक्टर नाम बोल के चले गए कि कोई तो है, कोई तो ये क्या क्या कर रहा है, कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन है कि नहीं, लेकिन कोई तो है कि नहीं। तो वही हम समझने का प्रयास करें डीएनए का जेनेटिक मटेरियल में। जैसे कि हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, क्या देखा। तो हमने कहा भैया जो ग्रिफिथ है इन्होंने 1928 इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया माइस के ऊपर 4 स्टेप अप्लाई करी इन्होंने, है कि नहीं। 4 स्टेप इन्होंने अप्लाई करी। पहली स्टेप में क्या किया इन्होंने, एक माइस था, माइस प्लस ए स्ट्रेंथ, माइस के साथ ए स्ट्रेंथ अप्लाई करी तो क्या हुआ, चूहा डेथ हो गया, है कि नहीं। चूहा क्या हो गया, डेथ हो गया, है कि नहीं। चूहा क्या हो गया, डेथ हो गया, है कि नहीं। सेकंड स्टेज अप्लाई करी इन्होंने माइस, एम फॉर माइस, है कि नहीं। इसके ऊपर आर स्ट्रेंथ अप्लाई करी, इसको रिमेन हेल्दी, चूहा रिमेन हेल्दी, चूहा जिंदा था, है कि नहीं। एस और आर स्ट्रेंथ का इक्वेशन आपको पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये स्ट्रेंथ क्या है, पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है और सबसे ज्यादा क्या है, हार्मफुल है कि नहीं। और आर स्ट्रेंथ क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, अवायरुलेंट है और यूजफुल है, पैथोजेनिक नहीं है। ये अपने आप को फिटनेस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। और थर्ड स्टेप में इसने क्या किया, ए स्ट्रेंथ को हिट किल किया, और माइस के ऊपर अप्लाई करा, है कि नहीं। तो क्या मिला हमें, फिर से रिमेन हेल्दी। ये शॉक हो गया क्योंकि ये क्या था, ए स्ट्रेंथ पैथोजेनिक थी और पैथोजेनिक को मैंने हिट किया तो ये ऑब्वियसली मरना था। लेकिन इसके अंदर जो भी पैथोजेनिक जिसके कारण ए स्ट्रेंथ पैथोजेनिक बन रही थी, इसके अंदर जो मटेरियल था, जो कंटेंट था, वो हिट के कारण डिसअपियर हो गया हुआ शायद, है कि नहीं। मतलब उसका जो प्रभाव है, उसका जो इंप्रेशन है शायद कम हो गया हुआ, जिसके कारण ये रिमेन हेल्दी हो गया, है कि नहीं। ऑब्वियसली मुझे मिलना था डेथ, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला रिमेन हेल्दी, है कि नहीं, मिला रिमेन हेल्दी। तो ये भी उसके समझ में आ गया था, यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी, है कि नहीं। लेकिन लास्ट वाले में उसने क्या किया, यस प्लस आर, और इसी यस को उसने क्या किया, हिट किया और ये अप्लाई करा माइस के ऊपर, है कि नहीं। उसको मिलना था रिमेन हेल्दी, क्योंकि उसको ऑलरेडी ये इस इक्वेशन में ही मिल गया था, हिट प्लस यस का इक्वेशन उसको रिमेन हेल्दी मिला था, और आर का तो ऑलरेडी रिमेन हेल्दी था, लेकिन उसको मिला डेथ, है कि नहीं। चूहा मर गया फिर से। अरे भाई शॉक हो गया, ऐसे कैसे हो गया, है कि नहीं, ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे तो रिमेन हेल्दी होना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा, मतलब देखो इससे हमें क्या मिल रहे हो, रिमेन हेल्दी, इससे रिमेन हेल्दी प्लस रिमेन हेल्दी मतलब डबल रिमेन हेल्दी। लेकिन क्या मिला, डेथ, क्या मिला, डेथ। चूहा अपने आप में बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए था, उसकी फिटनेस कमाल की होनी चाहिए थी, है कि नहीं। मतलब उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चूहा मर गया, उसको समझ में नहीं आया। यहाँ तक तो ठीक है, जी हाँ भैया, यहाँ तक ठीक है। 1928 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहला एक्सपेरिमेंट, सॉरी, इस पहला एक्सपेरिमेंट की पहली स्टेप, यहाँ पे यहाँ पर क्या हुआ, डेथ हुआ। जी समझते हम, क्योंकि हमने क्या करा था, ए स्ट्रेंथ अप्लाई करी थी, जिसके कारण मर गया। आर स्ट्रेंथ अप्लाई करी, बच गया, ठीक है। आर स्ट्रेंथ पैथोजेनिक थोड़ी है, यूजफुल है कि नहीं, वायरुलेंट थोड़ी है, अवायरुलेंट है कि नहीं। तीसरी में क्या किया उसने, यहाँ पे मरना था लेकिन बच गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसको भी हीट सप्लाई करने के कारण कुछ ऐसे कंटेंट थे जो पैथोजेनिक मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे थे, वो मर गए होंगे, है कि नहीं, वो डिसअपियर होंगे, है कि नहीं, वो जिसके कारण ये रिमेन हेल्दी। ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आया उसको। यहाँ पर डबल रिमेन हेल्दी मिलना चाहिए था, मतलब चूहा तंदुरुस्त मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या, डेथ। तो इसी को उसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल नाम दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना। किसी किताब में ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना है, किसी किताब में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ये नाम उसने दिया था। और जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, those material which is responsible for the inheritance of character from one generation to next generation is called as genetic material। मतलब ऐसे मटेरियल जो एक जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को पास आउट करते हैं, इस ऐसे मटेरियल
जेनेटिक मटेरियल मतलब दोज मटेरियल विच इज अ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सच टाइप्स ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को, दोज प्रिंसिपल विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सम मटेरियल पार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, सच टाइप्स ऑफ फिनोमिना आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना। ऐसे फिनोमिना को हम जनरल क्या ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना बोल सकते हैं। क्लियर है सारी बातें, है कि नहीं? तो यही एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट जो 1928 में परफॉर्म किया था, है कि नहीं? तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो 1928 में हमने अभी देखा एक प्रिंसिपल हमें मिला जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, टीपी, है कि नहीं? डिप्लोकोकस निमोनिया की स्ट्रेंथ इन्होंने यूज करी थी एक निमोनिया वाली, है कि नहीं? इन 1944 आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल बाद 1944 में इन्होंने एक अलग 3 साइंटिस्ट सामने आए थे। क्या था? एवरी, मैकेलोड एंड एमसी गार्डी। कोई एमसी गार्डी बोलता है, कोई मैकेटी बोलता है कि नहीं? तो इन्होंने क्या करा, यही कट पेस्ट कॉपी क्या करा था, लेकिन इन्होंने एक चालाकी की, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर किया था, लेकिन इन्होंने इन विट्रो प्रोसेस, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी विद इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इनके कंसेप्ट भी यही थे। लेकिन ये तो पूरे कंफ्यूज हो गए भैया, ये पूरे कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि इन्होंने एक बहुत चालाकी करी, स्ट्रेंथ तो दोनों वही ली, एस और आर वाली, स्ट्रेंथ वही दोनों ली, एस और आर वाली, लेकिन इनके सामने कई सारे सवाल आ गए। एक था हमारा लिपिड्स, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट्स, है कि नहीं? एक डीएनए, लास्ट आरएनए, क्रोमोसोम, है कि नहीं? और एक प्रोटीन्स। ऐसे ये इधर के 4 और इधर के 3, ऐसे 7। इन 7 में से इनको चुनना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था कि हु इज एग्जैक्टली ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इन 7 में से कौन है ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन करवाता है? तो ये इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं इनके ऊपर, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है, तो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। इवोल्यूशन में देखा होगा आपने, है कि नहीं? इवोल्यूशन में देखा होगा आपने, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मतलब हम ऐसे नींद में से उठ के कोई कुछ भी बोल नहीं सकते, उसके लिए साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है, साइंटिफिकली प्रूफ आपको करना पड़ेगा। पहले तो लैबोरेटरी में प्रूफ करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद जब स्टेटमेंट लेकर आओगे उसको प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको नोबेल प्राइज वगैरह वो मिलते हैं, वो प्रोसेस अलग है कि नहीं? आपकी थीसिस आपको सबमिट करनी पड़ती है, ओवरऑल बहुत लंबी प्रोसेस होती है कि नहीं? तो ये भी सटिया गया भाई, ये जो साइंटिस्ट है इनका भी दिमाग हैंग हो गया है यहाँ पर। इन 7 में से कौन है एग्जैक्टली? क्या लिपिड बोले, कार्बोहाइड्रेट बोले, फैट्स बोले, प्रोटीन बोले, डीएनए बोले, आरएनए बोले या क्रोमोसोम बोले, कौन है भाई 7 में से एग्जैक्टली? कौन है भाई 7 में से एग्जैक्टली जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करवा रहा है? इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, है कि नहीं? चालाकी तो इन्होंने की थी, कट पेस्ट कॉपी मारा था किसको? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को, लेकिन चला नहीं। कट पेस्ट कॉपी ज्यादा देर तक चलता नहीं है कि नहीं? कट पेस्ट कॉपी ज्यादा देर तक चलता है क्या? नहीं चलता है कि नहीं? तो ये भी नहीं चला। उसके बाद हुआ था एक्सपेरिमेंट 1952 में। 1952 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको बोला जाता है हेर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये फाइनल कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट था कि डीएनए का जेनेटिक मटेरियल की भाई जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवा रहा है एक प्लेस से अनदर प्लेस में, या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, कोई और नहीं तो क्या है, कौन है वो? डीएनए। ये बतलाने वाले थे 1952 में। कौन? हेर्शी एंड चेस। हेर्शी एंड चेस, ये दोनों भी एक्सपेरिमेंट वन बाय वन हम डीप एंड डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक सिर्फ फ्लो चार्ट देख रहे हैं इनके बारे में। ये एक लाइक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान इनके आइडिया क्या चल रहे थे उस टाइम, मतलब किस तरीके का वॉर चल रहा था, किस तरह से इनके माइंड में एक ही बात चल रही थी कि हमें खोजना है कि कौन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो डीएनए को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर रहा है। सिर्फ यही बातें चल रही थी उस टाइम में, है कि नहीं? यही बातें चल रही थी उस टाइम में। तो इन्होंने क्या करा, आइसोटोप्स लिए थे। क्या लिए थे? आइसोटोप्स, फॉस्फरस एंड सल्फर्स के आइसोटोप्स लिए थे, फॉस्फरस और सल्फर्स के। तो देखो जब हम डीएनए कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि डीएनए कंपोजिशन, डीएनए आर मेड अप फ्रॉम थ्री कंपोनेंट। व्हाट आर दे? वन इज अ
फॉस्फेट ग्रुप, अनदर वन इज अ शुगर मॉलिक्यूल एंड थर्ड वन इज अ नाइट्रोजन बेसिस। इन तीन चीजों से बनता है हमारा डीएनए, इन तीन चीजों से बनता है हमारा डीएनए। एक है हमारा फॉस्फेट ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेरिक एसिड एंड दैट द फार्मूला ऑफ फॉस्फेरिक एसिड इज H3PO4। इसका फार्मूला होता है H3PO4। ये होता है शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। व्हाट आर दे? वन इज अ deoxyribosugar sugar and another one is a ribose sugar. Deoxyribosugar sugar which is present inside the DNA and ribose sugar which is present inside the RNA, है कि नहीं। और ये नाइट्रोजन बेसिस जो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्यूरिन एंड अनदर वन इज अ पायरामिनिन। प्यूरिन कंटेन्स एडेनिन एंड गुआनिन और इसमें साइटोसिन एंड गुआनिन, सॉरी साइटोसिन एंड थायमिन, है कि नहीं। ये अलग अलग तरह के जो चार नाइट्रोजन बेसिस हम डिवाइड करते हैं प्यूरिन एंड पायरामिनिन के बेस के ऊपर, है कि नहीं। तो ये और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट तो इन्होंने आइसोटोप यूज किया, कौन? हेर्सियन-चेस ने, क्योंकि हेर्सियन-चेस को पता था कि डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है, तो इसीलिए इन्होंने फॉस्फेट का क्या करा, आइसोटोप लिया, है कि नहीं। फॉस्फेट का आइसोटोप लिया, है कि नहीं। और यहाँ पर है सल्फर। सल्फर कंटेंट प्रोटीन्स, प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं, प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं। तो इन्होंने आइसोटोप के फॉर्म से इन्होंने क्या करा, ये देखा, है कि नहीं। और बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर आगे इन्होंने देखा कि कौन कौन हो रहा है कि नहीं। तो इनके सामने तीन विकल्प थे, एक था प्रोटीन, एक था डीएनए और एक था आरएनए। इन तीन विकल्प में से एक सेलेक्ट करना था इनको कि इन तीनों में से एक ही है जो डीएनए एक्टिव जेनेटिक मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवा रहा है। तीन में से एक सेलेक्ट करना था, तो इन्होंने फाइनली बोला डीएनए विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स ऑफ फॉस्फोरस, है कि नहीं। एंड फॉस्फोरस कंटेंट विद इन द डीएनए, है कि नहीं। तो ये ओवरऑल इन शॉर्ट में हमने ओवरऑल फ्लो चार्ट देख लिया डीएनए एक्टिव जेनेटिक मटेरियल के बारे में। वन बाय वन एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम बार बार रिपीट करते हैं, 1928 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था डिप्लोकॉकस निमोनिया की जो दो स्ट्रेन थी एस और आर, जो दिया था फ्रेंडिंग ग्रिफिथ इन 1928। ये हमारा ऑलरेडी हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर दिया है कि नहीं। तो अपकमिंग सेशन में हम 1944 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था एवरी मैक्यूलोडल एमसी कार्टी या मैकार्टी, है कि नहीं, आने वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे 1944 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, है कि नहीं। और उसके बाद 1952 हेर्सियन-चेस फाइनल कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं। देखो एक स्टोरी अब हम यहाँ पर देखेंगे फिनिश करने के पहले। देखो पहला एक्सपेरिमेंट 1928, सेकंड एक्सपेरिमेंट 1944, थर्ड एक्सपेरिमेंट 1952 और 1953। जैसे हमें पता चला कि डीएनए एक्टिव जेनेटिक मटेरियल, हम लग गए इसकी खोज के बारे में कि इसमें क्या होता है, इसके स्टैंड कैसे है, डबल स्टैंडर्ड है, अपने ट्विस्टेड है, मतलब इनका कंपोजिशन कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, सप्लीमेंट्री स्टैंड है कि नहीं, सारी हम इसके बारे में लगे, 1953 में आपको बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमने खोजा विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड। जो देने वाले थे नहीं थी, कौन थी? रोजालिंड फ्रैंकलिन। कौन थी? रोजालिंड फ्रैंकलिन, है कि नहीं। और किसके साथ मिलकर? तो वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, है कि नहीं। वाटसन एंड क्रिक, इनके साथ मिलकर रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ये एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड किसके दी? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन, है कि नहीं। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज पे लगे थे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि अंदर की बात है कि रोजालिंड फ्रैंकलिन और वाटसन इनका चक्कर था और इन्होंने अपने प्यार के खातिर एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड इनके साथ शेयर करी और एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड के ही मदद से एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड के कारण डीएनए का स्ट्रक्चर हमें पता चला। कि अपने आप में कैसा है, ऐसा ट्विस्टेड है, अपने आप में कैसा ऐसा ट्विस्टेड है, ऐसा लपेटा हुआ है कि नहीं। इसके ऊपर क्या नाइट्रोजन बेसिस है, ऐसे, है कि नहीं। स्टैंड अपने आप में क्या है? ट्विस्टेड है। सप्लीमेंट्री स्टैंड है कि नहीं। यहाँ पर 3 डैश है तो फिनिश करेगा 5 डैश पर, यहाँ पर 5 डैश है तो यहाँ पर 3 डैश और यहाँ पर 5 डैश। ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये हमें पता चला एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक मेथड से। और ये बात है 1953 की, है कि नहीं। मतलब 1952 में हमें पता चल गया कि हेर्सियन-चेस ने हमें बता दिया था कि कोई और नहीं, डीएनए भाई का क्यों किसी और को खोज रहे हो, तुम्हारे पास जो डीएनए वही है, डीएनए एक्टिव जेनेटिक
वही है, कैरेक्टर ट्रांसफर कौन करवा रहा है, तो डीएनए कर रहा है, इसलिए हमने जेनेटिक्स